अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन, जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने भारत में जो रियासत जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को मस्ख करते हुए आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किया, उसको मनसूख कर दिया। जो जुदागाना एक अलहदा तशख़्ख़ुस था रियासत जम्मू कश्मीर का, उसको उन्होंने मिटा दिया। और अब हालिया पेशरफ्त यह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के आगे जो है वो सरनगू हुई और आर्टिकल 370 मनसूख करने का इक़दाम बरकरार रखा है। और साथ ही साथ जो इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। और इसके साथ ही जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 30 सितंबर 2024 तक रियासत में आम इंतखाबात कराने का हुक्म भी दिया। इस अहम तरीन फैसले पे सरापा एहतजाज है इसमें पूरा कश्मीर, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसके ऊपर शदीद तनकीद हुई। और जांच को रोकने के लिए जो कश्मीरी सरकर्दा रहनुमा हैं उनको नजरबंद कर दिया गया। साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। और इस तमाम इशू को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं फरहत अली मीर साहब, जो कि माहिर उमूर कश्मीर हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस हद तक हैरत हुई या नहीं हुई भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, और हकीकी तौर पे हम देख रहे हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोदी सरकार के आगे सरनगू कर दिया है। तो कुछ हैरत हुई इस फैसले पे आपको? हमारे कोई बैसीत कश्मीरी अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरी और पूरी दुनिया में और मकबूजा कश्मीर में बिलखुसूस हमें इसलिए हैरत नहीं हुई है, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग्स हुई है 16 डेज, ये 23 पिटीशंस थी, और आप रिकॉल करें, अगर आप याद करें कि जज जो जितना भी 5 जजेस का पैनल था और बेंच था, तो उन्होंने कुरेद के ऐसे सवालात भी उठाए हैं जिनसे वो बेसिकली जो जितने भी 5 अगस्त 2019 के एक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस थे, एग्जीक्यूटिव ने किए हैं, या उन्होंने सदारती आर्डर जो जारी किया था रीऑर्गेनाइजेशन का, उन नुकात को वैलिडेट करने की उनकी पूरी एफर्ट थी। दूसरी बात यह है कि हम इसलिए भी हमें थोको नहीं है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कभी भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया। अगर मकबूल भट्ट शहीद की आप बात करें और फिर अफजल गुरु की बात करें, तो उन दोनों को जो है वो सिर्फ इंडिया का जो कलेक्टिव कॉन्शियस है उसके नाम पर को सबूत ना होते हुए भी, कमज़ोर केसेस होते हुए भी, तो उनको फांसी पर चढ़ाया, तख्तादार पे लटकाया है। तो हमें एज सच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से या सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस अभी नरेंद्र मोदी की जो जितना अरसा हुआ उसकी हुकूमत है, हिंदुता जो मेंटालिटी है या मिशन जो है वो पूरी तरह सामने आश्कारा हो चुका है। तो अच्छा, अब ये बताइए मीर साहब आपने तो बड़ी कश्मीर स्पेसिफिक बात की, लेकिन जो इंडियन जो कोर्ट्स है उनकी पूरी एक तवील तारीख मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, समझौता एक्सप्रेस हो, हैदराबाद मक्का मस्जिद धमाके हो, या गुजरात फसादात का मामला हो, वहाँ के फैसले, अदालतों के फैसले जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही आने की एक पूरी तवील तारीख रही है। तो आप नहीं समझते कि ये, क्योंकि दुनिया भर में अदालतों के फैसले जो हैं वो नज़ीर के तौर पर जो है वो लिए जाते हैं, उनको स्टडी के तौर पर देखा जाता है, तो ये एक बदनुमा दाग होगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बदनुमा दाग है। और एक तरफ तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी जो है या सेकुलरिज्म का मुंह काला हुआ है, उनके ये बिल्कुल स्टेन है उनके ऊपर, और दूसरा उस स्टेन को जो है, इस कालक को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने मुंह पे मल के, और ये जो इंसाफ और जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की हम बात करते हैं इंडिया की, उसका भी उन्होंने जनाजा निकाल दिया है। ओके, अब तकरीबन 7 दिहाई हो गए इस मामले को, और ये शुरू से ये मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नज़र है। तो क्या
ये वहां से भी कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं हो सकता? एक मुतनाज़ इलाके के बारे में उसके हुदूद का तयन करना, उसकी किस्मत का फैसला करना कैसे मुमकिन हो गया इंडियन कोर्ट्स के लिए? इसके ऊपर तो वहां से भी एक्शन होना चाहिए था ना। इन्होंने तो मैं गुजारिश ये करता हूं कि आप देखना ये है कि दो चीजें हैं। एक तो ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ है उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट ने उसको एंडोर्स किया है। हाँ। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको एंडोर्स किया है, उसको लेजिटिमाइज कर दिया है। लेकिन देखना ये है कि आया इसका हमारे कज़िया कश्मीर के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की मुत्तफिका और मुसलमा करारदादें हैं और उनके ऊपर ये डिस्प्यूटेड है ना, उसकी डिस्पोजिशन भी और उसका हाल भी जो है वो उसका एक यूनाइटेड नेशंस की सरबराही में या उनकी निगरानी में अक़वाम मुत्तहिदा की और उसके अंदर प्लेबिसाइट होगा और एक डेमोक्रेटिक मेथड जो है इसकी फाइनल डिस्पोजिशन का मेथड तय है। उन करारदादों की मौजूदगी में हिंदुस्तान का जो 5 अगस्त 2019 का जो इक़दामात हैं उनका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो इंटरनल जो है ये उनकी जो जजमेंट है ये अक़वाम मुत्तहिदा या किसी और इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर या इंटरनेशनल किसी अदारे के ऊपर तो वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई हावी नहीं है। लिहाजा हमारा केस अपनी जगह, इन सारी बातों के बावजूद, इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए ये दुख जरूर है, हमें इसका मलाल जरूर है कि जिस तरह के हमारे मकबूजा कश्मीर के बहन भाई उनका कत्लेआम भी किया गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुई हैं और उनको जो जिस तरह रेगुलेट किया जा रहा है, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे पिछले 3-4 साल से उनकी असम्बली भी ख़त्म कर दी गई, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक चेंज भी ला के लोगों को बाहर से आके बसा रहे हैं। तो वो मुलाजमतों के हुकूक उनके मुतासर हुए हैं, उनकी अपनी शनाख्त खत्म हो गई है, उनकी आइडेंटिटी परचम खत्म हो गया है। तो वो सारे के बावजूद इंटरनेशनल केस जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर या ह्यूमन राइट्स की जो अदारे हैं उनके पास हमारा जो केस है, हाँ। या सबसे बढ़ के अक़वाम मुत्तहिदा के पास जो हमारा केस है उसके ऊपर इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो स्टिल अपनी जगह खड़े हैं। एक कज़िया कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर इसका जो फाइनल जो फैसला होना है वो इस्तिस्वाब राई उसका हल है और वो उसी तरह होगा। ऐसे में सर ये जो कहा गया कि 30 सितंबर 2024 तक वहाँ पर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है और यकीनन सब जानते हैं कि जो इलेक्शन होंगे भी तो वो बड़े इंजीनियर्ड इलेक्शन होंगे और ऐसे में एक बड़ी कठपुतली हुकूमत बनेगी। तो आगे हालात मजीद क्या रुख इख्तियार करेंगे फिर कश्मीर में? आप इसकी टाइमिंग देखें कि एक तो ये है कि पिछले 2-3 साल से असम्बली मौजूद और दूसरा ये है कि जो अभी रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है, कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने तब्दील किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तब्दील किए हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर वोटर लिस्टें और वो जो वोटरों की जो है ऐसे उन्होंने उनको तब्दील किया है कि वो इसको बेसिकली जहाँ भी मुसलमान अक्सरियती इलाके थे, ये ज़िले थे और कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उनको तब्दील करके ऐसा उन्होंने शफलिंग की है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ के साथ उनको मिक्सअप करके और कोशिश ये की गई है कि वो उनके नताइज अपने हिसाब से जो उन्होंने गवर्नमेंट लानी है या जो अपने हैंड पिक लोग लेके आने हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाएं। ठीक है, यानी ये तय हो गया कि इस वक्त मोदी सरकार ने और उसकी पैरवी में भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी शबखून मारा है जम्मू कश्मीर की रियासत पर, वहां के अवाम पर। हमारे साथ मौजूद थे फरहत अली मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन एक ब्रेक और हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस की और इस केस में मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, लेकिन यह फैसला अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से है। अभी इंसाफ के तकाजे बहुत और हैं, बहुत सारी मंजिलें और हैं और इंतजार भी बहुत तवील है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी केस के पर नजर डालेंगे।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस की, जिसमें मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना और सजाए मौत की सज़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से सुनाई जा चुकी है। लेकिन अभी एपीलेट कोर्ट बाकी है, अभी हाई कोर्ट में जा सकती है और यकीनी तौर से जाएगी बात, फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सदर पाकिस्तान। तो लॉन्ग वे है एक इस वक्त इंसाफ का जो इस वक्त होना है, और बहुत सब्र आजमा मंजिलें हैं। क्या मुश्किलात इस वक्त पेश आई और आगे क्या मामलात होंगे, टेक्निकल भी हम जानना चाहेंगे। राव अब्दुल रहीम साहब जो कि मकतूल सारा इनाम फैमिली के जो हैं वो वकील हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये यकीनन पूरी दुनिया ने देखा कि एक ओपन एंड शट केस था, लेकिन फिर भी इस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसको जो है वो कंक्लूड होने में 1 साल लगा। क्यों इंसाफ की फराहमी जो है वो इसमें इतना सब्र आजमा क्यों है पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे ऐसा नहीं है। देखें, पाकिस्तान में एक सिस्टम है और सिस्टम ये है कि हर पार्टी को ये फील हो कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। मेरे मुल्क में एक निज़ाम है उस अदालत का, उसमें नुक्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बनाना रिपब्लिक हो कि यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। जहां तक टाइम की आपकी बात है, ओपन एंड शट केस में भी आपने दूसरी पार्टी को पूरा मौका देना होता है कि कहीं पर वो ये ना कहे कि सिस्टम ने मेरे साथ ज्यादती की। तो इसलिए उनको हर मौका दिया गया। साल की बजाय 2 साल भी होता तो आप मुझे बताएं कि अगर यही फैसला 1 हफ्ते के बाद हो जाता तो क्या मुल्ज़म ये ना कहता कि मुझे ऑप्शन पूरे नहीं दिए गए? तो आज मुल्ज़म ये तो नहीं कह सकता कि उसको ऑप्शन पूरे नहीं दिए गए। आप सिस्टम की एक जो शक्ल है वो जरूर आपने बयान की कि ताखीर हुई है, बिल्कुल ताखीर हुई है, लेकिन इस ताखीर का मकसद साथ ये भी है कि कोई आदमी को बिल्कुल भी सिस्टम के ऊपर वो उंगली उठाने के काबिल ना रहे। अच्छा, अब आप नहीं, ठीक है, मैं समझ गया कि उनको पूरा मौका दिया, लेकिन अब जाहिर है कि मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सदर पाकिस्तान जो उनसे अपील भी की जा सकती है, और फिर जाहिर है कि सजाए मौत पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सजाए जो उम्र कैद में तब्दील हो जाती है और 14 साल कैद भी होती है और 25 साल कैद भी होती है। और जहाँ पर जाहिर है कि उनको एक फाइन किया गया है, जुर्माना किया गया है 10 लाख का, तो आगे जो दीगर कानूनी माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि शायद जो है वो 14 साल की कैद हो। तो वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अब ये जो आप लें कि उस लेवल तक पहुंचने में कितना अरसा लगेगा जब इस लेवल पे ये 1 साल में आया, ये मैं जानना चाह रहा था। आपकी बात बजाय है। देखें, नीचे ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस कलेक्ट करनी होती है, उस पे क्रॉस का मौका देना होता है हर गवाह के ऊपर, और यही वो स्टेज है जहां पे मुल्ज़म ये कह सकता है कि मुझे प्रॉपर मौके नहीं दिए गए। लेकिन इससे ऊपर सिर्फ आर्गुमेंट है और डिसीजन है। ये सारे केसेस अगर जुडिशियल सिस्टम चाहे तो 2 माह के अंदर भी हो सकता है, 3 माह के अंदर भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक, और अगर ना चाहे तो हमारे प्रोसीजरल गैप्स जो हैं और पेंडेंसी जो है कोर्ट्स के ऊपर जजेस कम होने की वजह से, उसमें मुमकिन है इसको 2-4 साल लग जाए सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए। जहां तक आपने बात की है केस के फैसले की, तो देखें इस फैसले पे सारी चीजें बेहतर नहीं होती। एक मुल्ज़म को डेथ सेंटेंस हुई, एक मुल्ज़म बरी हुई है। मैं उस बरी के खिलाफ हम मुतमईन नहीं है। मैं उसी पे आ रहा था सर, मैं उसी के ऊपर आ रहा था जो उसकी है, क्योंकि वो जो कहा गया को एक्यूज्ड जो है उनको उस वक्त कहा जा रहा था, लेकिन वो नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर उनको बरी किया गया, अदम सबूत के ऊपर बरी किया गया। तो ये यहाँ पे क्या आप क्या समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है उसकी उसमें कमी थी, तहकीकात में कमी थी, क्या मामला था कि क्यों? और जाहिर है कि इसको चैलेंज भी करने जा रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं ये समझता हूं कि शायद मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं देता। मैं ये समझता हूं कि शायद मैं कोर्ट को, जज साहब को मुतमईन नहीं कर सका, समझा नहीं सका, मुझ में फॉल्ट होगा, मैं प्रॉपर उनको गाइड नहीं कर सका। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक घर के अंदर एक खातून है, एक मर्द है, और 2 खवातीन है, एक मर्द है, और उनमें से एक मर्डर हो जाती है, ब्रूटल मर्डर होती है, और दूसरा ये कहे कि मुझे पता ही नहीं चला, ये कैसे मुमकिन है?
उसका मोबाइल बच्ची का मिला है घर, जिस जगह पे उसकी लाश थी उससे 100 फुट दूर। इसका मतलब है कि वो बच्ची वहां तक भागी है, चीखी चलाई होगी। तो उसी घर के अंदर जो दूसरी रूम में एक औरत सोई हुई है, जो क्लेम करती है कि मैं सोई हुई हूं, उसको नहीं समझ आई। मैंने कब कहा है कि ये केस मेरा आई विटनेस का केस है, वहां पर गवाहान मौजूद थे जिन्होंने ये देखा है। ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इससे बढ़कर क्या होगा कि उसी घर के अंदर वो उसकी मौजूदगी है, लाश पड़ी हुई है, ब्रूटल मर्डर हुआ है, उसका झगड़ा हुआ है। लेकिन वो, और मैं क्या समझाऊंगा। नहीं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं सर, आप तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद आप जो है ऑनरेबल जज को ना समझा पाए हो, लेकिन बात ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या वीक थी, कमजोर थी? ये तो उस वक्त तय होनी थी ना चीजें सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में बात चीजें फ्लॉ रह जाती हैं, ऐसे ही शायद कोई एशन में रह गया हो। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैंने आपसे के सामने अर्ज किया, ये रिकॉर्ड पे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ही है ना। लेकिन इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस पे वो कनेक्ट हो रही है। एक प्रूडेंट माइंड को नजर आ रहा है कि वो कनेक्ट होती है। तो फिर मैं और क्या चीज चाहिए? उसको गला घोंट के बच्ची को तो नहीं मारा गया, फायर करके तो बच्ची को नहीं मारा गया, उसको तो ब्रूटल उसमें डंपल के साथ उसका सर, तो क्या वो पूरे घर के अंदर खून फैला हुआ है तो उसको नजर नहीं आया? घर रूम जो है वो मर्द होता है और औरत होती है। ठीक, तो ये आप ये क्या स्टेटस है? आप कब चैलेंज करने जा रहे हैं इसे, उनकी बरियत को? उनकी जो वालदा, मुजरिम की जो वालदा है, उनकी बरियत को कब चैलेंज करने जा रहे हैं या कर चुके हैं? नहीं, हम करेंगे ना जी, मेरे पास टाइम है 30 डेज का। अच्छा, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ अपील करूंगा। ओके। और बड़ी सिमिलर जब हम बात करते हैं सारा इनाम केस की, उसके साथ हम बात करते हैं नूर मुकद्दम केस की। वो केस भी आपके सामने है, वो भी एक टेस्ट केस है। उसके क्या समझ रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपकी रोशनी चाहूंगा। देखिए, नूर मुकद्दम केस में थोड़ा सा और इश्यूज थे, लेकिन ये बड़ा नूर मुकद्दम के जो केस है उससे ज्यादा ब्रूटल है, उससे ज्यादा वाज़ेह है, उससे ज्यादा इसमें एविडेंस मौजूद है। सर, बीहेड कर दिया तो गया किसी को, उससे ज्यादा मतलब दोनों की इंटेंसिटी, एक दोनों की मतलब एक समझ लें कि जितने हौलनाकी, वो तो एक ही जैसी है, परेशान कुन, मतलब हिल के रह गया पूरा पाकिस्तान, दुनिया। बल्कि वहां पे एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज है। वहां पे शायद वो शादी नहीं हुई थी, यहाँ पे शादी हुई है, शादी होकर यहाँ तलाक हुई है, बच्ची पूछने के लिए आई है, और उसको घर में बिठा के रात को मर्डर कर दिया जाता है, सुबह बताया जाता है। उस बच्ची का मोबाइल जो है वो तोड़ दिया जाता है बाहर, 100 फुट दूर मिला है मोबाइल, घर के कमरे के अंदर से नहीं, बाहर लॉन्च से, बाहर जो लॉन है उससे मिला है। इसका मतलब बच्ची वहां तक गई है, भागने की कोशिश कर रही थी। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट राव अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त तवक्का कर रहा है और दुआ कर रहा है कि इस तरह के तमाम केसेस के में जो है वो इंसाफ के तकाजे जल्द अज जल्द मुकम्मल हों और जो मुजरिमान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिले। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस की, जिन्हें हांगकॉन्ग में मुनक़िद एक अवार्ड्स में 8 अवार्ड्स जो हैं वो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस फर्म्स ने अपने नाम किए हैं। ये क्या मामला है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी आईटी फर्म्स की शानदार कारकर्दगी की। और ये जो मौका था, ये प्लेटफॉर्म है एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स 2023, जो कि मुनक़िद हुए हांगकॉन्ग में। और इसमें 16 मेंबर ममालिक हैं, जहां पाकिस्तान की जो आईटी फर्म्स हैं इन्होंने 8 अवार्ड्स जीते हैं। और साथ ही साथ सुपर वुमेन 2023 कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड पाकिस्तान ने जीता है। इस इवेंट को लेकर और इस पूरे इंडस्ट्री को लेकर जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो पोटेंशियल कितना है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुहैब साहब। सबसे पहले तो इस इवेंट के हवाले से हमें बताइएगा कुछ। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एपेक्टा अवार्ड्स, जैसा आपने कहा कि 16 ममालिक की जो एसोसिएशन है, जो पाशा हैं 16 ममालिक की अपने अपने मुल्क में,
वो अपने लोकल जो अवार्ड्स उनके होते हैं, जैसे पाशा ICT अवार्ड्स हुआ था, इसी तरह 16 IT ममालिक के अंदर ये एसोसिएशन के अवार्ड्स हुए। फिर जो इनके विनर्स होते हैं ये क्वालिफाई कर जाते हैं एपिक्टा ICT अवार्ड में, जो 23 साल से हो रहे हैं, और ये हर साल किसी ना किसी डिफरेंट मुल्क में होते हैं। तो इस साल पाकिस्तान से हमारी 18 IT कंपनीज और स्टार्टअप्स गई थी माशाल्लाह, और उनमें से हम टोटल 8 अवार्ड जीते हैं, जिनमें से 7 मेरिट हैं, 1 गोल्ड है जो सुपर वुमेन ने जीता है। ये बहुत बड़ी एजाज की बात है। और इस दफा उन्होंने पहली दफा व्यूअर्स चॉइस अवार्ड किया है, जो कि ऑनलाइन था, और पाकिस्तान उस पे नंबर 1 पे आया है। वो भी पाकिस्तान की एक फास्ट यूनिवर्सिटी जो है, वो उनका SSGC की एप्लीकेशन थी, उस पे वो जीते हैं। और स्टूडेंट कैटेगरी में नस्ट ने और फास्ट ने ये एजाज हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट, इसमें कोई शक नहीं। बहुत आम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं पता इसके बारे में? इतना सब कुछ हुआ और क्या मीडिया ने इसे प्रमोट नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं किया, या कहाँ मसला रहा? एक तो ये कि हमारे यहाँ चूंकि काफी टाइम से हम जो बात कर रहे हैं पाशा के हुकूमती सतह पे एक इंडस्ट्रियल माइंडसेट था, और हम नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी में ये एक फंडामेंटल चीज है कि जैसे पाशा ICT अवार्ड जो इस दफा इस साल कराची में हमने किए, इसमें माशाल्लाह पाकिस्तान से डिफरेंट स्टार्टअप, डिफरेंट IT कंपनीज ने क्वालिफाई किया। हमारे पास 700 एप्लीकेशंस आई थी, इनमें से उनकी सारी जो हमारे जजिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, उनमें से हमारे जो लोग जीतते हैं हर कैटेगरी में, फिर ये क्वालिफाई करके लेके जाते हैं। तो आई बिलीव कि ये इस साल जो है वो इंशाल्लाह आज टीवी ने भी अब जैसे कवर कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम मीडिया को जाने से पहले नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अब ये ब्रुनाई में, तो उनको ऑन बोर्ड रखें, जिसका इंशाल्लाह ताला इसकी जो इम्पैक्ट है वो आए। और सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है, मैं आपको बताऊं, कि जो लोग ये अवार्ड जीतते हैं या जो जाते हैं, इनके लिए बहुत आसान हो जाता है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का, इन्वेस्टमेंट रेज करने का, कि उनको एक रिकॉग्नाइज मिल जाती है, ग्लोबल रिकॉग्निशन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं आ जाता हूं जरा कुछ इस इंडस्ट्री के इश्यूज के हवाले से उन चीजों पे। अब जाहिर है कि आपकी मौजूदगी हम जरूर फायदा उठाएंगे। तो पाकिस्तान में स्किल टेक टैलेंट के फरोग को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, और पाशा किस तरीके से उसको कैटर कर रहा है? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। जो स्किल पे काम हो रहा है, देखें पाकिस्तान IT सेक्टर जो है ये वाइज सेक्टर है जो ट्रेड सरप्लस है। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो हमारी लोग हैं, हमारे यूथ पॉपुलेशन है, उसको ट्रेन होने की जरूरत है। स्टैट्स के मुताबिक HEC कहता है 70,000 IT ग्रेजुएट्स होते हैं, सर्वे ये कहता है कि 25 से 30,000 IT ग्रेजुएट्स होते हैं। ग्रेजुएट्स होते हैं, इनकी जो एम्प्लॉयबल हैं, इनकी जो नौकरियां लगती हैं वो 7 से 10% होती चली आई हैं। तो अल्लाह का शुक्र, ये जो SIFC बनी है, इसकी सपोर्ट से, और जो हमारे नए फेडरल IT मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं डॉक्टर उमर साहब, इस वक्त स्किल पे, कैरिकुलम अपडेट, बूट कैंप्स पे, नेफ्टेक पे इतना तेजी से काम हो रहा है कि इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि IT मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि एक तो अपस्केलिंग के लिए 17,000 ग्रेजुएट्स, IT ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग होने के लिए जा रही है। इससे अभी 6 महीने पहले बूट कैंप हुआ था, 4,000 लोगों का पाशा और PSEB ने मिलकर कराया, माशाल्लाह 80% लोगों की नौकरियां लग गई। तो इस वक्त हमने टारगेट ये करना चाहिए कि जो दुनिया भर में डिमांड है, हमें वो पढ़ाना चाहिए। हम आउटडेटेड चीजें पढ़ाते हैं जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां नहीं लगती। नहीं, और अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो फिर वो ब्रेन ड्रेन भी तो बड़ा ठीक ठाक हो जाता होगा ना इस सेक्टर में। जी देखिए, ब्रेन ड्रेन की आप अगर बात कर रहे हैं तो उसमें तो देखिए, अगर आप सप्लाई और डिमांड का चैलेंज है ना, अगर आप अपनी सप्लाई क्रिएट कर देंगे तो ब्रेन ड्रेन का इशू नहीं होगा। और हम तो ये भी कहते हैं कि हमारे अच्छे लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह कुछ सालों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM के भी जो हेड्स हैं वो पाकिस्तानी लगेंगे। मकसद हमें फोकस करना चाहिए, टारगेट ये जो 63% पॉपुलेशन है, ये पाकिस्तान की गोल्ड माइन है। अच्छा, अब ये बताइए ज़ुहैब साहब के जो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको ग्लोबल स्केल के ऊपर किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस का सामना है? देखें, इस वक्त तो चैलेंज ये होता है कि आपको पता है दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसकी भी सब कैटेगरी है, साइबर सिक्योरिटी है तो उसकी भी सब कैटेगरी है। तो इस वक्त हम जिन इदारों से बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे क्या पढ़ाना है, तो
तो अभी पाशा ने पूरा सर्वे किया अपनी मेंबर कंपनीज को, सॉफ्टवेयर हाउसेस को, कि आपको दुनिया भर से डिमांड क्या है जिसके लोग नहीं मिल रहे। उस सर्वे की बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी HEC के साथ बैठ के वो कोर्सेस अब पढ़ाने जा रही है जो अगले 2-3 साल में दुनिया भर में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह ये जैसे जैसे चीज बढ़ेगी, हर इदारा, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, ये चीज पढ़ाना शुरू करेगा, इसकी सर्टिफिकेशन होगी, तो इंशाल्लाह हमारा ये गोल्ड माइन कन्वर्ट होगा डॉलर्स में, जो कि डॉलर इकोनॉमी है पूरी हमारी आईटी की। ओके, तो अभी तक जो गवर्नमेंट कोलैबोरेशन है, आप समझ रहे हैं कि एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे, चाहे वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के हवाले से हो या वो फिर आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से हो, इस चीज में बहुत तेजी से फर्क आया है। खास तौर पे इन 4 महीने में जो सर काम हुआ है, ये मैं समझता हूं कि पिछले काफी सालों में काम जो हुआ है बहुत स्लो था। SIFC में इसका बहुत बड़ा रोल है। SIFC की मीटिंग्स में HEC, स्किल्स पे, ब्रांड पे, पॉलिसी पे, स्टेट बैंक, FBR, जितने इश्यूज है उस पर रेगुलर अपडेट हो रही है, विद डेडलाइन अपडेट हो रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ IT स्किल्स के हवाले से इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होने जा रही हैं, जिसमें ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, सारी लोग इस वक्त इस पे इन्वॉल्व है, पॉलिसी साइड पे भी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और ये बताइए, पाकिस्तानी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के हवाले से, उनके एडेप्टेशन के हवाले से कितना जरूरी है और क्या उनकी परफॉर्मेंस है? देखिए, बड़ी तेजी से पाकिस्तान में हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो जेन AI है। जेन AI पे स्किल पे पाकिस्तान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। तो IT कंपनीज अपने तौर पे R&D तो कर रही हैं, और यही कोर्सेज हमने अभी नए आने वाले वक्तों में जो कोर्सेज हैं उसमें डालें। तो आई बिलीव कि जो जितने बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी दुनिया भर में डिमांड है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, SAP है, सेल्स फोर्स है, इस पे पाकिस्तान पे प्राइवेट सतह पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और आप देखें कि जब ये ट्रेन होंगे, लोग रेडी होंगे, तो इनकी जॉब इस वक्त ग्लोबल मार्केट के अंदर तैयार है। यहाँ पे IT कंपनीज को बिजनेस मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक, एंड व्हाट अबाउट द डाटा प्रोटेक्शन, जो इंतहाई अहम जुज है इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए, पाकिस्तान में किस लेवल के ऊपर है? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन पे इस वक्त बहुत तेजी से काम हुआ है, उसके रूल्स पे, उसकी रेगुलेशन पे, और आई बिलीव जो इदारे उसके अंदर पाकिस्तान में हमारे इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT इसको लीड कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हमने यूरोपियन मार्केट में कोई कॉल सेंटर या बैक ऑफिस का काम करना है, तो वहां पे GDPR रूल्स अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास भी पाकिस्तान में भी ये लॉ, ये रूल होते हैं, तो हमारे पास काम मिलने के बहुत ज्यादा गुंजाइश मिलेगी, क्योंकि उनको भी ये पता होगा कि पाकिस्तान में उन कस्टमर्स का डेटा जो यहाँ पे बैक ऑफिस में काम हो रहा है, यहाँ पे भी एक लॉ के मुताबिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी पकड़ है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक, जरा नम हो ये मट्टी तो बहुत जरखेज है साखी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुहैब खान, चिमन पाशा हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, जाते जाते जो सबसे बड़ी खबर आज पूरे दिन रही, और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद एक भौचाल आ गया और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर सवाल उठना शुरू हो गए। ऐसे में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने बाकायदा फरीक बनकर इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और आगे की पूरे सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। आज के प्रोग्राम से अपना इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।